हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे 2019 की पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। और इस चैनल पर आपको सीडीपी के मॉक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब अक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वायु वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो हमें बताना है एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है, यानी हमारी बॉडी में ही वो चीज उपस्थित है और किसके काम आती है, वो भोजन के पाचन में। तो भोजन के पाचन के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, अमाशय द्वारा अम्ल स्रावित किया जाता है। और कौन सा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। यानी भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसको पाचित करने के लिए अम्लीय माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, तो HCl हो गया X, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है X, ये भोजन के पाचन में हेल्प करता है। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो हम बोलते हैं एसिडिटी होगी, गैस वगैरह। तो वो होती है कि जब X की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब होती है ये प्रॉब्लम। तो इसके उपचार के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल स्रावित हो, उसकी मात्रा ज्यादा हुई है तो उसको संतुलन करने के लिए एक क्षार का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, एक क्षार का प्रयोग किया जाएगा जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये वाई हो गया, यानी एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा, और वाई क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको एक्स ज्यादा मात्रा में होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यानी ये उपचार हो गया एक्स का। तो क्या है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, इसमें होगा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या करना है, जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है वो हमें बताना है। तो जीवाणु वो होते हैं, आपको पता है, जो जैसे हम दूध जमाते हैं, सुबह दही मिला हुआ बनता है हमें, ठीक है, दही बना हुआ दिखता है, क्यों, क्योंकि जीवाणुओं ने उसमें क्रिया की है, बैक्टीरिया। और कौन सा होता है वो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, तो क्या होगा, दूध का जो दही बनता है उसमें तो जीवाणु का उपयोग हुआ है। ऐसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं, यानी जो वायुमंडल में N2 उपस्थित है उसको क्या किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में इनमें बदला जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। और कुछ के राइजोबियम जीवाणु होता है तो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठ होती है उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी एक जीवाणु का उपयोग हो गया, दही बनने में भी हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो गन्ने के रस का किण्वन होता है जिससे शराब वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। पर जो इसमें देखिए 2 नंबर ऑप्शन क्या है, डबल रोटी पकने में, इसमें अगर ऐसा होता कि डबल रोटी बनाने में तो जीवाणु का उपयोग होता है, पर पकने में किसी प्रकार का कोई जीवाणु का उपयोग नहीं होता। वही हमें बताना है कि कौन सी, जो ऐसे नीचे 4 ऑप्शन दिए, इस प्रक्रिया में जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगी। डबल रोटी पकाने में किसी प्रकार का जीवाणु नहीं है, डबल रोटी बनाने में जीवाणु का उपयोग होता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, कवक जीवाणु ये सब क्या है, हमारे सूक्ष्म जीव है जो हमारी हेल्प भी करते हैं, यानी मित्र भी है और शत्रु भी होते हैं, क्योंकि इनसे हमारे कई प्रकार के रोग वगैरह भी होते हैं। और कई जीवाणु ऐसे हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं, मित्र के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, ये राइजोबियम जीवाणु है तो ये हेल्प कर रहे हैं हमारी, दूध का दही में बनना ये भी हेल्प कर रहे हैं, तो मित्र भी है हमारे और ये शत्रु भी है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा कि डबल रोटी पकाने में किसी प्रकार के कोई जीवाणु का उपयोग नहीं हो रहा है, डबल रोटी बनाने में होता है। तो ये 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा 62 का। 63 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 3 तो इसमें सेम है पर एक इसमें अलग दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है वन अनुमूलन, तो वन अनुमूलन यानी वनों की जो कटाई हो रही है उसको बोलते हैं हम वन अनुमूलन, तो यानी एक ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है,
बात करते हैं 2 नंबर पे, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई हो रही है, तो वहां पे जो मिट्टी का क्या हो रहा है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो कम होती जा रही है और बंजर भूमि ज्यादा हो रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, अपर्दन। अपर्दन यही है कि ऊपर से जो मिट्टी क्या हो रही है, हट रही है और कहीं और जाके विक्षेपित हो रही है, तो वो मतलब अपर्दन हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पर जो संरक्षण दिया हुआ है वो क्या है, संरक्षण सब चीजों को इकट्ठा करना, मतलब उसका रक्षण करना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव है, तो यही सबसे अलग है संरक्षण वाला, कंजर्वेशन। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 63 का, 4 नंबर ऑप्शन सही है। 64 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते आप ये बात ध्यान रखिए कि इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमें नहीं बताना है। पहले, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। और 4 है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें जो उत्पाद बनेगा वो प्रोडक्ट से अलग होगा, यानी उसकी क्वालिटी भी भिन्न हो जाएगी, और उसको क्या होता है, वापस क्या कर सकते हैं हम, उसी में बदल सकते हैं, पर उनकी क्वालिटी, गुण जो वो सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक पर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उनके गुण चेंज नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं, गुण चेंज नहीं होते, जैसा वो पहले थे, जो गुण उसमें पहले थे वही गुण उसमें बाद में भी रहते हैं, पर उसको वापस से उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन हो गया। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन, यानी हमने जो खाना खाया उसको पाचित करती है, उससे हमें जो भी लेना था एनर्जी वगैरह वो हमने ले ली, तो क्या वापस से उसको भोजन बना सकते हैं, नहीं, तो गुण धर्म उसके चेंज हो गए। तो ये क्या है, रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो प्रकाश लेते हैं सन से और वायुमंडल की CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पर जो क्रिस्टलीकरण है वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण होता है बड़े पार्ट का छोटों में टूटना, क्रिस्टलीकरण करना। ठीक है, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, न कि एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये इसमें सही हो जाएगा, नहीं बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर भौतिक लिखा होता तो ये सही होता, पर यहाँ पे रासायनिक लिखा है इसलिए ये गलत हो जाए, तो 64 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 क्या दिया हुआ है, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। क्या बताना है, इसमें आरोही क्रम बताना है, उसके आकार के अकॉर्डिंग, साइज के। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या होगी, पहले छोटा फिर बड़ा, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलना है। अगर यहीं पे अगर अवरोही लिखा होता तो बड़े से क्या होते हैं, छोटे की तरफ जाते हैं। पहले बात करते हैं कि क्ले, ये हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। क्ले, क्लिप, सैंड, ग्रेवल और रॉक। तो रॉक तो आपको पता है चट्टानें बहुत बड़ी होती है, तो ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ये इसको तो छोड़ दीजिए, रॉक 2 में है लास्ट में। चट्टान, चट्टान 2 और 3 नंबर ऑप्शन, यानी आंसर हमारा इन्हीं में से होगा। अब बात करते हैं क्ले। क्ले क्या होता है, आपने सुना होगा बच्चों को, हमें क्ले चाहिए। क्ले से वो जैसे चाहते हैं वैसा उनसे कुछ बना लेते हैं, यानी क्ले को हम मन चाहे आकार में ढाल सकते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। स्लिट उससे थोड़े बड़े होते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं, यानी क्ले से ज्यादा होते हैं स्लिट में, और सैंड के तो आपको पता है अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, पहले आएगा क्ले मृतिका, फिर आएगा स्लिट गाद, फिर आएगी रेत या बालू सैंड, फिर बजरी आएगी और फिर आएगा चट्टान, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा 65 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। मछली, मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है, यानी मछली में जो क्लोम गिल होते हैं उनका क्या कार्य है वो हमें बताना है। जैसे हमारे फेफड़े हैं वो श्वसन में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो जलीय जीव है उनमें क्या पाया जाता है, गिल पाया जाता है, क्लोम गिल पाया जाता है। वो क्या कार्य करते हैं, जो पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन है
क्योंकि हर जीव को जीव क्या होता है, सांस के वो लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन, वो तो पानी के अंदर रहते हैं। तो क्या होता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको जो क्लोमोगिल है वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी श्वसन में हेल्प करते हैं मछली की क्लोमोगिल। क्या है? जल में जो उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करते हैं, यानी सांस लेने में हेल्प करते हैं ये मछली की। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? पहला है वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, दूसरा है जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित नहीं, घुलनशील ऑक्सीजन को जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 66 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 67 क्या दिया हुआ है, यदि संयोजक तार नहीं है, संयोजक जोड़ने वाला योजक के रूप में जो कार्य करता है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो संयोजक क्या होगा, यानी ये सुचालक की भांति कार्य करेगा, यानी इसको अगर हम बीच में जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये विद्युत धारा को रोकेगा, इसमें से भी विद्युत धारा प्रभावित होगी, वो है संयोजक तार। तो ये नहीं है हमारे पास में, तो इसके लिए हम क्या लगाएं कि वो परिपथ है हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, पहले दिया हुआ है कागज की पट्टिका, दूसरा रबड़ की पेटी, तीसरा है लकड़ी की छड़, और 4 पे दिया हुआ है ब्लेड। कागज, रबड़ और लकड़ी आपको पता है विद्युत के कुचालक होते हैं, तो इनका तो हम उपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे तो विद्युत परिपथ कहाँ पर होगा, यहाँ पे बीच में हम कुचालक लगा देंगे तो यहाँ से तो धारा प्रभावित नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रभावित होगी, तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं आएंगे। पर जो ब्लेड है वो एक सुचालक होता है, तो अगर इसको हम बीच में लगाएंगे तो हमारा जो ये परिपथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसमें राइट रहेगा। 67 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 क्या दिया हुआ है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से जो दूरी दी हुई है 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी है। कौन सा दर्पण उपयोग करिए, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के जो गुण होते हैं वो आपको पता आना चाहिए, कि जो बिंब है प्रतिबिंब है वो जो दर्पण रखा हुआ है उनसे उनकी दूरी सेम रहती है, यानी अगर यहाँ पे बिंब 4 पे है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 4 पे ही बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण यानी बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी सेम रहती है, और इनका आकार भी सेम होता है, और क्या होता है, ये पार्श्व होता है, यानी अगर इसका हमें कोई पार्ट दायां दिख रहा है तो उधर जाके वो हमें बायां दिखेगा। और क्या होता है, सीधा बनता है इसका, यानी यहाँ रखिए तो यही बनेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बनेगा, ऐसे नहीं, यही बनेगा। तो ये सब क्या है, समतल दर्पण के गुण होते हैं। और हमें बताना है कि दर्पण से दूरी पहले थी 5 मीटर, यानी ये वाली जो ये क्या है, बिंब है, ये दर्पण हो गया, और ये प्रतिबिंब है, यानी पहले ये दूरी दी थी हमें 5 मीटर। ठीक है, तो ये बनता, ये भी 5 पे बनता। अब वो 1 मीटर इसकी तरफ चली है, यानी 5 में से एक चल दी तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इधर से खिसकेगा, क्योंकि जो बिंब और प्रतिबिंब जो बनते हैं उनकी दूरी सेम रहती है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी, यानी 4 इधर है 4 इधर है, तो क्या हो जाएगा 8। तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो 8 है, इतनी अगर दर्पण से इनकी दूरी पूछी जाती तो वो 4 रहती। तो क्या आ जाएगा, 68 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 मीटर है बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, कितनी, बिंब और प्रतिबिंब की बीच की दूरी, ठीक है, 8। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। क्या है, 3 सेकंड में 30 दोलन करता है कोई लोलक, ठीक है, ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे, यानी कितने सेकंड में, 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। 1 सेकंड में जो दोलन करता है वो उसकी आवर्ती कहलाती है, तो 1 सेकंड में हम इससे निकाल लेंगे 30/3, तो कितने दोलन आ गए, 10 दोलन आ गए, यानी उसकी आवर्ती है वो कितनी है, 10 हर्ट्ज है, क्योंकि आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज रहता है, तो उसकी जो आवर्ती यानी 1 सेकंड में जो चक्रों की दोलन की संख्या उसको हम आवर्ती बोलते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, 10 हर्ट्ज आ जाएगी हमारी।
ठीक है। अब क्या होता है, एक आवर्तकाल भी होता है। आवर्तकाल कहाँ होता है, 1 बाई आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का अपोजिट क्या होता है, आवर्तकाल होता है। आप फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 10 हर्ट्ज, तो 1 बाई अगर हम 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0, नहीं 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा इसका आवर्तकाल। और क्या आएगा, सेकंड आएगा, क्योंकि जो 3 सेकंड था तो ये भी हमने 1 सेकंड में निकाल लिया, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 0.1 सेकंड, और आवर्ती आ जाएगी 10 हर्ट्ज। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में, इसका आवर्तकाल 10 सेकंड है, नहीं 10 सेकंड, 10 हर्ट्ज क्या आई थी, हमारी आवर्ती आई थी, तो ये तो नहीं है। इसका आवर्त 0.1 सेकंड और आवर्ती 10 हर्ट्ज है। हाँ, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 69 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन पहचानिए। यानी जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से गलत को पहचानना है। बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि के लिए किया जाता है। 2 है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 3 है, लोडनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। 4 है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो ये बात तो सही है, यानी जितनी वो द्रव हटाएगा द्रव तभी वो उसमें तैरता है, तभी तो बोलते हैं सुई डूब जाती है और इतना बड़ी बोर्ड वो जो होती है वो तैरती रहती है। ये बात तो सही है, आकृति पर निर्भर करता है, तो ठीक है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी जो पहिए है वो चलते हैं, पर ऐसे अगर ये ऐसे बनाते तो ये चीज नहीं चलती। तो गाड़ियों के पहिए इसी तो लिए तो गोल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी ठीक है, पृथ्वी पर रखे संपर्क में पृष्ठों के बीच कभी घर्षण समाप्त नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। पर देखिए जो बॉल बेयरिंग है ये घर्षण में वृद्धि नहीं करता, कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये कथन क्या है इसमें, गलत है। तो 70 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 क्या दिया हुआ है, 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 71 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन क्या दिया हुआ, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। दूसरा है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तीसरा है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, और वो कौन सा है, वो है हमारा 2 नंबर का ऑप्शन। कौन सा, 2 नंबर का ऑप्शन, कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट विलयन से यानी CuSO4 से Cu को विस्थापित कर सकता है और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। अब जो ये बनेगा हमारा, ये ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तो ZnCu को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकता है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, यानी ओनली बी है इसमें सही। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 71 का। 72 क्या दिया हुआ है, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला है, डॉप्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है। दूसरा है, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि उबलते द्रवों का, तो ये वाली बात तो गलत। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का जो परिसर है वो ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कमरे का ताप इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी, तो ये वाली बात भी सही नहीं है। प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है, क्या प्रयोगशाला में ऐसे द्रव, ऐसी धातु नहीं होती जिनका जो ताप है इनसे ज्यादा हो,
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, इतना प्रेशर होगा तो उनका कैसे मापेंगे हम ताप, तो नहीं माप सकेंगे, भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बचा है, सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन बचा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर डॉक्टर थर्मामीटर से अधिक है। हाँ, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका प्रेशर तो कम ही है, तो भी काम चल जाएगा, पर जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर होगा उसका प्रेशर ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताप कम होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताप बहुत अधिक होता है। तो प्रेशर अगर उसका कम रहा तो कैसे मापेंगे उनको, ज्यादा होगा तभी माप पाएंगे। तो क्या होगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रेशर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, यही ऑप्शन इसमें सही है। तो 72 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 क्या दिया हुआ है, 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन पहचानिए। ठीक है। पहला दिया केरोसिन का क्लोरीमान यानी जो उष्मीयमान है वो कोयले के उष्मीयमान से अधिक है। दूसरा है कोयले का उष्मीयमान लकड़ी के उष्मीयमान से अधिक है। तीसरा है बायोगैस का उष्मीयमान एलपीजी के उष्मीयमान से अधिक है। सीएनजी का उष्मीयमान डीजल के उष्मीयमान से अधिक है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। केरोसिन का जो उष्मीयमान है कोयले के उष्मीयमान से अधिक होता है, ये बात तो सही। ठीक है। कोयले का जो उष्मीयमान है वो लकड़ी के उष्मीयमान से क्या होता है, अधिक होता है, ये बात भी इसमें सही दी है 73 में। ठीक है, कि लकड़ी का रहेगा, फिर कोयले का रहेगा, फिर केरोसिन पेट्रोल वगैरह डीजल उनका रहेगा, फिर एलपीजी सीएनजी, और सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। ठीक है। तो फिर 3 पे क्या है, बायोगैस का जो उष्मीयमान है वो एलपीजी के उष्मीयमान से अधिक है। नहीं, एलपीजी का ज्यादा होता है न कि बायोगैस का, तो यही ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ही हमें देखना था। 4 क्या दिया, सीएनजी का उष्मीयमान डीजल के उष्मीयमान से अधिक है, ये बात भी सही है, हमें देखना है गलत। तो गलत सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन है कि जो बायोगैस है उसका उष्मीयमान एलपीजी से कम होता है न कि ज्यादा। तो 73 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 74 क्या दिया हुआ है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना। ठीक है। तो पहला क्या करेंगे हम, हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और चाल दी हुई है, यानी स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, उससे क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी पहले 12 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस तय की है उसने। इसके लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस का, वो होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमें मिनट में दिया तो इसको आवर में चेंज करेंगे, और किलो हमें जो स्पीड है वो तो दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 50 लिख लेते हैं। इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हम टाइम करेंगे, टाइम है हमारा 12 मिनट, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए इसको 60 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ये इससे कट जाएगा 5, और 5 इससे कट जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर आ गई, पहले तो उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की है। अब अगले 18 मिनट में देखते हैं उसने कितनी दूरी तय की, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 18, इसके बाय में 60 करेंगे क्योंकि ये भी मिनट में, इसको भी आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाए 20 से 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 3 से ये कट जाएगा 6, तो 6 इंटू 2 यानी 12 आ गई, पहले कितनी तय की 10, और फिर की है 12, यानी 10 प्लस 12, यानी 22 किलोमीटर टोटल उसने डिस्टेंस तय की है, इस सब जो 40 चाल से चली और इतने टाइम, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा 74 का। 75 क्या दिया हुआ है, 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानना है, यानी इसमें भी हमें गलत देखना है। पहला है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती, यानी बार बार उस चीज को रिपीट कर रही है वो, ये बात ठीक है। प्रकाश की गति सरल लिखी है, ये बात भी ठीक है। सितार की कर्षी तार की गति दोलन गति है, हाँ, यानी वो तार है वो एक बार इधर जाते हैं एक बार इधर जाते हैं तो दोलन कर रहे हैं,
तो ये भी ठीक है, पर सभी जो आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां होती है, यानी जो आवर्ती रिपीट वाली जो गति है वो क्या होती है, वर्ताकार पथ में ही होती है। उसको यानी उसका जो पथ है वो सिर्फ वर्ताकार ही होगा, तो ये वाली बात सही नहीं है। जो आवर्ती गति है, ये दोलन वाले ये भी तो आवर्ती कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा वर्त तो नहीं घूम रहा, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन ही गलत है। 75 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी जो तीनों दिए हैं वो सही है। 76 क्या दिया हुआ है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य बताने हैं। पहले भी समतल दर्पण का आया था और इसमें भी समतल दर्पण का है। पहला दिया प्रतिबिंब सीधा बनता है, दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तीसरा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, चार है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें सही होना चाहिए। तो इसमें क्या हो, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, आपको पता है यहाँ पे बिंब रखा है, ये दर्पण है, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा ही, यानी यही रखा था तो यही बना है, सीधा बन रहा है। पर पार्श्व होता है, यानी इसका जो दाया भाग है वो हमें वहां दिखेगा बाया, ठीक है, यानी ऐसे उल्टा दिखेगा, पर बन तो सीधा ही रहा है, यानी ऊपर था तो ऊपर ही बना, नीचे तो नहीं बन रहा। तो क्या होता है, सीधा बनता है, और क्या होता है, पार्श्व होता है, और क्या होता है, इसका जो साइज है, यानी जितने का जो बिंब था उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, साइज भी बराबर रहता है, पर वास्तविक नहीं होता। तो कौन सा आ जाएगा, ए भी ठीक है, और क्या है, सी ठीक है, और डी ठीक है, ए सी डी हमारा दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट 76 में। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सी बात इसमें सही नहीं है वो हमें बतानी है। और किससे संबंधित है, विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर, विज्ञान की जो नेचर है उसके संबंधित है। विज्ञान से सीखने का अंत विषय विषय, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे से हम यानी एक चीज को सीखने जाएंगे उससे हमें पता नहीं कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। ये वाली बात तो सही है विज्ञान के बारे में। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, यानी हम सोचते हैं कि हाँ हमने इस चीज का सोल्व कर दिया, पर थोड़े दिन बाद में लगता है कि नहीं इससे ये भी निकल सकता था, यानी उसका क्या होता है, अस्थायी रहता है, एक निश्चित अर्थ नहीं होता। विज्ञान संदेहवा को बढ़ावा देता है, संदेह तो हमें रहता है कि नहीं ये हो सकता है, नहीं वो हो सकता है, तो संदेह भी इसमें रहता है। और क्या रखा हुआ है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतल है, यानी कोई लिखी हुई बात है उसी के सीधा का सीधा वैसा है, उसमें कोई और सुधार कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तो यही बात इसमें गलत है, उसमें कुछ संशोधन होते रहते हैं। तो 77 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं। 78 क्या दिया हुआ है, 78 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्य है 2005 उसके अनुसार अच्छी विज्ञान की परिभाषा क्या होनी चाहिए। विज्ञान ऐसे विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए जो बच्चे अपने क्या है, अपने जीवन के जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग भी करें, उससे संबंधित भी हो, और जरूरत पड़ने पर वो अपना उस चीज को अपने फ्यूचर में उपयोग भी कर सके, ठीक है, उनसे जीवन से संबंधित करके हमें शिक्षा देनी है, ठीक है। पहला है विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठ हो, शिक्षक के प्रति, यानी शिक्षक को ध्यान में रखे विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठ हो। हाँ, जहां बच्चा आ गया वो वाली बात सही होगी, सब काम हमें बच्चे को ध्यान में रखना, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, ऐसी शिक्षा देनी है और ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसकी जिज्ञासा है, रुचि है, वो बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, ऐसी करना है, यानी बच्चे को ध्यान में, बच्चे को केंद्र में रखकर सब कुछ हमें करवाना है, वो ही है अच्छी शिक्षा। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 78 में। 79 क्या दिया हुआ है, अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, अच्छी विज्ञान शिक्षा, अच्छी विज्ञान शिक्षा और उसका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमें देखना है कौन सा सही होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो विज्ञान में क्या होता है, जितना ज्यादा बच्चे को क्रियाशील रखेंगे, बच्चा खुद से करेगा, यानी प्रयोग से क्रिया से करता जाएगा, वो चीज सही होगी, तो वो उस चीज को क्या करेगा, वैध करेगा।
संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक और पर्यावरण संबंधी न होके क्या होना चाहिए, प्रक्रियात्मक होना चाहिए, यानी क्रिया पर आधारित होना चाहिए, वो सही होगा। तो 79 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, यानी इससे किस उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो, यानी बाहर क्षेत्र भर में एक तो बच्चा उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, बाहर जाएंगे बच्चे कक्षा के से बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम मिलेगा, एक दूसरे को मतलब जो बच्चे के जो ग्रुप है उसमें उनके जो विचार है उनको जानने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ वो अनुभव ही करेंगे। ठीक है, और खुद से देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखकर सीखेंगे, अब क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो ये सब गुण उसमें विकसित होंगे क्षेत्र भ्रमण के। ठीक है, तो पहला दिया है बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करेगा, तो ये बात भी सही है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देती है, यानी बच्चा खुद से देखेगा उस चीज को, फिर उस चीज का अनुभव करेगा तो वो चीज उसको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। ये भी ठीक है, यह बच्चे के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, तो ये बात भी सही है, देखने का समझने का जो कौशल है वो बढ़ेगा, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। 4 क्या दिया हुआ है, यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है, तो ये नहीं, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव तो हम देखना ही नहीं है कहीं पे, उसको तो वैसे ही काट दो। ए बी सी तीनों इसमें राइट हो जाएंगे 80 के। ये दिया हुआ सिर्फ हमारा फर्स्ट नंबर, ए बी और सी, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81, क्या दिया हुआ है 81 नंबर क्वेश्चन हमें, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी नहीं बताना है इसमें भी उद्देश्य में। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, तो जिसकी जिज्ञासा है उसको तो हमें शांत करना है, तो ये तो उद्देश्य होता है। ठीक है, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्य का विकास करना। तीसरा है विज्ञान स्वभाव का विकास करना। 4 है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना, यानी जो पाठ्यक्रम पुस्तक में लिखा है उसको रटा दो, बच्चे को रटाना नहीं। ठीक है, बच्चे को समझ में आ रहा है उसको स्पष्ट करो, समझाओ। अगर बच्चे से वो चीज याद नहीं, वो उस चीज को जानता है समझता है पर वो उस चीज को क्या होता है याद नहीं कर सकता, तो वो कोई नहीं, उसको हमें सिर्फ समझाना है, उस चीज को रटाना नहीं है। उसके जो वैज्ञानिक स्वभाव है उसको तो बढ़ाना है, उसका तो विकास हमें करना है, तभी तो बच्चा रुचि लेगा। ठीक है, जीवन के प्रति जो झुकाव है सहभागिता है मूल्यों का विकास करना है, यानी ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके जीवन से संबंधित हो, तो ये भी सही है। पर जो 4 नंबर है वो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर। 81 का आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट। 82 क्या दिया हुआ है, 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी एक दूसरे को देखकर सीखकर उनकी मतलब कोई बच्चा अपने विचार व्यक्त कर रहा है, दूसरे बच्चे को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होने, तो वो अपने विचार व्यक्त करे, एक दूसरे को जान के देख के ही तो कर रहे हो, यानी एक दूसरे की आलोचना भी लगा सकते हैं, तो कौन सा चित्त एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे, जो ग्रुप होगा उसमें विचार विमर्श करेंगे, तो वही है। तो ऐसा कोई एक्टिविटी अगर हम देंगे तो उससे उस चिंतन का विकास होगा, तो पहला है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। दूसरा है बच्चे को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। 3 है बच्चे को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। हाँ, समूह आ गया तो वहां पे सम आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, सहयोग की भावना भी आएगी, सहायता की भावना होगी, पर एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे भी, यानी वो दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है उससे जो और बच्चे हैं वो देखेंगे और वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, एक दूसरे को देख के उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और फिर वो अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे, तो ये इसमें राइट होगा, इससे चिंतन जो समालोचना चिंतन है वो बढ़ेगा। 82 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करके करता है, उपरोक्त कथन में रेखांकन शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो संज्ञानात्मक यानी उसका जो ज्ञानात्मक पहलू है उससे संबंधित होना चाहिए,
तो क्या कर रहा है वो टीचर, कक्षा में कोई नमूना है मंड का, उसका रासायनिक परीक्षण कर रहा है, यानी प्रयोग ही करके दिखा रहा है बच्चों को। क्या आ जाएगा इससे, अनुप्रयोग करना आज। बच्चा इसे करके देखने वाली बात सीखेगा, उसका कौन से पहलू का विकास होगा, अनुप्रयोग करने वाले का। 83 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट, अनुप्रयोग करना। 84 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, नहीं बताना है इसमें भी। विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनाना। विज्ञान का क्लब बनाना सही, भ्रमण पे ले जाना ये बात भी सही है, विज्ञान का अलग से कोई कोना बनाना, ये तीनों बातें राइट है। पर जो 4 के कक्षा में व्याख्यान सुनाना, ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे का भाषा विकास हो सकता है पर किसी प्रकार का कोई सक्रिय अधिगम इसमें संबंधित नहीं है, बच्चा आएगा सुनाएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 84 में 4 नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा, कोई सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं हो रहा है इससे। 85 क्या दिया हुआ है, 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है, कि बच्चे की कमी आखिर है कहाँ, उसकी कमजोरियों का, उसके अधिगम में जो लर्निंग है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, उसको जानने के लिए कौन सा तरीका सही है वो हमें बताना है। अवधारणा मानचित्र, यानी बच्चे को बोलना है कि आप इनसे संबंधित चित्र बनाइए, उनके नेमिंग कीजिए। वर्णन अभिलेख, यानी किसी घटना के बारे में अपना जो वर्णन है उसको लिखो सुना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी इसमें आएगा। पर जो 70 अंक उपलब्धि परीक्षण है ये सिर्फ एक ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, नहीं कि इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी का पता चलता है हमें। क्या आ जाएगा इसमें, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। 45 में तीनों ठीक है, ए बी और सी, पर 4 नहीं आएगा, तो वो इसमें क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवलोकन आधारित है, अवलोकन यानी देखने से संबंधित है कौन सा। पहला है मौखिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, 3 पे है कागज पेंसिल परीक्षण और 4 है वर्णन अभिलेख। तो कौन सा आएगा इसमें, देखो मौखिक परीक्षण में तो बच्चा बोल के बताएगा, लिखित परीक्षण में लिख के दिखाएगा, कागज पेंसिल भी लिखने से संबंधित हो गया, इससे ज्ञानात्मक पहलू का हो रहा है न कि अवलोकन। पर जो वर्णन अभिलेख यानी बच्चे ने क्या देखा उसका क्या करना, वर्णन करना, तो ये क्या है, अवलोकन पर आधारित है। 86 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 क्या दिया हुआ है, 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। 3 है ऊन की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो पश्मीना पश्मीना दो पे आ गया, या तो खरगोश से होगी या बकरी से होगी, तो क्या होती है, पश्मीना बकरी से होती है न कि खरगोश से, तो ये तो गलत। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में ये बात ठीक है, अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से ही प्राप्त होती है, ये बात भी ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, डी नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया जिसमें तीनों दिए हुए, तो यानी इसमें आएंगे ए भी ठीक, बी भी ठीक और सी भी ठीक है। यानी पश्मीना शॉल बकरी से बनता है, बकरी की जो बाल है उनसे, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ऊंट की जो ऊन है कारपेट बनाने में उपयोग में होती है। तीनों इसमें राइट आएंगे सिर्फ डी को छोड़ के, तो ये बात आप ध्यान रखिए। 88 क्या दिया, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानना है। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, तो ऐसा कौन सा जीव होता है, नीचे दिए गए ऑप्शन को देख के बताना है। सर्प, केंचुआ, घोंगा या अंकुश कृमि, तो ऐसा होता है सर्प यानी स्नेक। ठीक है, 88 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 क्या दिया हुआ है, 89 क्या है इसमें, नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। दूसरा है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है। तीसरा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती है। 4 है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है। तो कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो सभी धमनियां न होके इसमें एक धमनी ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन समृद्ध रक्त नहीं होता है, बाकी सब में होता है।
पर एक ध्वनि जो होती है महाध्वनि, उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये सभी ध्वनियां नहीं आएगी, एक ध्वनि को छोड़कर सभी ध्वनियां आएगी, और इनकी भित्तियां मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है, ये बात सही है। पर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो इसमें गलत है, वही हमें बताना है, तो फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा 89 का। 90 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मिलान के सही क्रम को निरूपित करता है, यानी ए को हमें जो दिए गए उधर मिलाना है। पहला दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल कहाँ कौन किस में पाया जाता है, दही में, पालक में, नींबू में या सिरका में, तो पाया जाता है सिरका में, तो क्या आ जाएगा, ए से मिल जाएगा 4। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दही में मिलता है, तो 2 का आ जाएगा 1। ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है पालक में, ठीक है, 3 का 2। एस्कार्बिक नींबू में, ठीक है, 4 का 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक में 4, एक में 4 दिया हुआ सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन में, बी में एक लैक्टिक अम्ल, सी में 2 पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, और डी में एस्कॉर्बिक नींबू वंश अम्लों में पाया जाता है, यानी 90 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट। इस प्रकार जो साइंस के हमने 30 क्वेश्चन आंसर है उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।